क्या आप भी इंग्लिश के पेपर को लेकर डरे हुए हो? क्या आपको भी ग्रामर के रूल्स याद नहीं हो रहे? तो चिंता मत कीजिए। तो आपका शिक्षा सोपान आपके लिए लेकर के आ गया है इंग्लिश का सेकंड मॉडल पेपर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपकी जो बीएसटीसी की जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। पिछले क्लास में हमने मॉडल पेपर फर्स्ट सॉल्व किया था और आज उसी का सेकंड पार्ट में लेकर के आया हूं। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि इंग्लिश के किस तरीके से हमको पेपर अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। पूरे जो क्वेश्चन है उनको कंसेप्चुअल तरीके से, बिल्कुल लॉजिकली तरीके से आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। बिना देरी किए हुए आपको मैं सीधा क्लास की ओर लेकर के चलता हूं। ठीक है, चलिए। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा मॉडल पेपर सेकंड है। इसका मतलब क्या है? यानी आपकी ये सेकंड क्लास है मॉडल पेपर की। पहली क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो हमारे मॉडल पेपर चल रहे हैं वो एग्जाम पैटर्न को लेकर के चल रहे हैं कि जो एग्जाम पैटर्न किस तरीके से हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो उनकी एक तरीके से प्रैक्टिस हम आपको इस आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करवा रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ में, जो भी फ्रेंड्स हैं आपके तैयारी कर रहे हैं प्रवेश परीक्षा की और एक अच्छे उसकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों तक और अपने रिलेटिव्स तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और इसके क्लास के लास्ट तक आप देखोगे कि आपका जो इंग्लिश में जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब एंट्रेंस एग्जाम दोगे प्री डीएलएड की, बीएसटीसी की, तो उसमें जो पहला जो प्रश्न है आपका वो किसका आता है? कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का पूछा जाता है। पिछली मॉडल पेपर फर्स्ट में भी हमने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न ही हमने तैयारी की थी और जो जो प्रश्न हमारे जैसा पैटर्न हमारा बोर्ड में आता है वैसा ही हमने यहाँ आपको सॉल्व करवाया था। तो पता है हमको कि जो पहले प्रश्न है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का आता है, उसका तरीका भी मैंने आपको बताया कि आपको पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करना है। पैसेज सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, क्या मेथड है, क्या स्ट्रेटजी है कि आप पैसेज को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको यह भी बताया कि आप पूरे पैसेज को पढ़ने में ज्यादा आप समय ना लेंगे। पहले आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन में से आप क्या देखेंगे? कीवर्ड्स आप देखेंगे। क्या देखेंगे? कीवर्ड्स आप देखेंगे कि हमारे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार प्रश्न में हमारा ये पूछा गया तो यहां से मेरा ये आंसर निकल सकता है। ठीक है, पहले मैं आपको इसके क्वेश्चन पढ़ाता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखो, पैसेज, पहला प्रश्न है आपका पैसेज का। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन। अब मुझे पता लग गया कि यहाँ पे व्हाट इज द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन से संबंधित बात की गई है। ऑप्शन में पढ़ लेता हूँ एक बार। टू गेट ए हाई पेइंग जॉब, टू रीड एंड राइट ओनली, टू मेक ए पर्सन रेस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ रिलेटेंट, और टू पास स्कूल एग्जामिनेशन विद हाई मार्क्स। ठीक है, ये हो गए मेरे। और दूसरा प्रश्न मैंने पढ़ लिया कि व्हाट डज ए ट्रूली एजुकेटेड पर्सन possesses अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, दूसरा प्रश्न मैंने पढ़ लिया। तीसरा प्रश्न मेरा क्या कह रहा है? व्हाट इज बिकमिंग एज इंपॉर्टेंट एज ए एकेडमिक नॉलेज इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, गोइंग अब्रॉड, स्किल बेस्ड एजुकेशन, प्लेइंग गेम्स, मेमोराइजिंग इफेक्ट। तो मैं इस पैसेज को पढ़ते ही मेरे दिमाग में मोटा सा ये आइडिया छप जाता है कि इस पैसेज में किसकी बात की जा रही है? एजुकेशन की बात की जा रही है। यहां तक आपको क्लियर आया नहीं आया? अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा ना, मैंने पैसेज को पढ़ा, मैंने बस एक नॉर्मली एक मैंने क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है कि क्या हुआ। तो मुझे एक नॉर्मल आइडिया सा पता लगा कि एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब मैं पैसेज को एक बार पढ़ के देखता हूँ, रीड करके देखता हूँ। यदि आपसे अर्थ हो पा रहा है तो आप टूटा फूटा जैसा भी अर्थ कर सकते हो, बट आप लाइंस को आप थोड़ा मैच करके देखेंगे, कीवर्ड्स को आप देखेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, इसका आंसर मुझे कहां से फाइंड आउट करना है। चलिए, मैं आपको एक बार पैसेज को रीड आउट करके बताता हूं कि किस तरीके से आपको पैसेज को पढ़ना है और मोटा सा आपके दिमाग में सेंस बिठाना है। एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग टू स्कूल। क्या कह रहा है? एजुकेशन इज नॉट, एक सेकेंड, देखिए, एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग टू स्कूल, यानी जो हमारी एजुकेशन है वो केवल हमारे स्कूल जाने तक ही नहीं है, एंड गेटिंग ए डिग्री, और केवल डिग्री प्राप्त करने तक ही नहीं है। इट इज अबाउट वेंडिंग आवर नॉलेज। वेंडिंग आवर नॉलेज का मतलब है कि हमारी नॉलेज को बढ़ाना है, नॉलेज में बढ़ोतरी करना है, उसमें विस्तृत तरीके से नॉलेज को ग्रहण करना है। एंड ऑब्जर्विंग द ट्रुथ अबाउट लाइफ, और हमको ऑब्जर्व करना है, सारी चीजों को समझना है हमारी जिंदगी के बारे में।
यहां तक आपको समझ में आया? देखिए अगली लाइन पे चलते हैं। द मेन एम ऑफ एजुकेशन। अब आपने देखा होगा, आप तुरंत यहाँ इस लाइन को पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि जैसे ही आपने प्रश्न पढ़ा था यार ये कीवर्ड शायद मुझे वहां पूछा गया था प्रश्न में, इस लाइन से मुझे मेरा प्रश्न का आंसर मिल सकता है। पढ़ा था हमने कीवर्ड, तो मैंने यही कहा कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे और वहां से कीवर्ड्स देख लेंगे कि क्या पूछे जा रहा है, और उन लाइंस को यदि आप पढ़ते हो पैसेज को तो वहां वो मिलती हैं, तो वहां से हमारा प्रश्न के आंसर सॉल्व करने में हमको आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए। इज टू मेक ए पर्सन रेस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ रिटेन। सेल्फ रिटेन का मतलब होता है आत्मनिर्भर। ठीक है, एजुकेशन का जो मेन एम है वो क्या है, किसी पर्सन को रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार बनाना और सेल्फ लेटेंट यानी आत्मनिर्भर बनाना है। यानी बात किसकी की जा रही है, एजुकेशन की बात की जा रही है कि एजुकेशन जो है ना उसका मतलब केवल और केवल विद्यालय जाना ही नहीं है, डिग्रियों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, एक व्यक्ति को रेस्पॉन्सिबल बनाना और आत्मनिर्भर बनाना, उसकी सोच को डेवलप करना हमारा क्या है, मेन पर्पज है एजुकेशन का। ए ट्रूली एजुकेटेड पर्सन इज नॉट जस्ट वन हु कैन रीड एंड राइट। क्या कह रहा है, ए ट्रूली यानी एक वास्तव में एजुकेटेड पर्सन वो नहीं है जो कैन रीड एंड राइट, जो केवल लिख सकता हो और पढ़ सकता हो, वो ही केवल एजुकेटेड नहीं है। आगे क्या कह रहा है, बट वन हु कैन थिंक, एक वह है जो सोच सकता है फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए, एंड डिस्टिंक्स बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। डिस्टिंक्स का मतलब होता है, मतलब खुद से वो क्या कर सकता है, अंतर कर सकता है, वो अपने आप से पता लगा सकता है कि क्या मेरे लिए राइट है और क्या मेरे लिए रॉन्ग है। बताइए, एक पर्सन वो नहीं है जो केवल पढ़ सकता हो और लिख सकता हो, एक पर्सन वो है जो रॉन्ग और राइट में क्या कर सके, अंतर कर सके, और गलत और सही का क्या कर सके, एनालिसिस कर सके। वही व्यक्ति क्या होगा, एजुकेटेड होगा, जिसकी थिंक डेवलप होगी, सोच डेवलप होगी, अच्छा और बुरे में क्या होगा, उसको ज्ञान होगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस चीज के बारे में उसको पता होगा, वो एक प्रॉपर तरीके से एजुकेटेड पर्सन माना जाएगा। आगे देखते हैं। इन टुडे, टुडेज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, इन टुडे यानी फास्ट, अब जो ये समय लगातार बदलता जा रहा है, आज का जो चेंजिंग वर्ल्ड है, यानी जो आजकल जो अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें देखो क्या कह रहा है, स्किल बेस्ड एजुकेशन यानी कौशल आधारित शिक्षा, स्किल बेस्ड एजुकेशन इज बिकमिंग एज इम्पोर्टेंट, यानी इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए एकेडमिक नॉलेज, जितनी हमारी एकेडमिक नॉलेज है ना, जितनी हमारी बुक की नॉलेज है, जितना हम हमारी किताबों पे ध्यान देते हैं, उतना ही हमको अब आज के जमाने में चेंजिंग वर्ल्ड में हमारी किस पे होनी चाहिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो यहां से हमने पढ़ा था ना ऑप्शन, जब पढ़े तो हमारे दिमाग में पता है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन से रिलेटेड भी हमारा प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, लेकिन आपको वहां इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना है कि यार आप ट्रांसलेट करने बैठ रहे हो, ठीक है, नहीं, आप तो पढ़िए फटाफट से, आप फाइंड आउट कीजिए, बड़ों को कीवर्ड्स को नोटिस करते चलिए, पैसेज को आपको बिल्कुल केयरफुली तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है, देखो आपको वो गाइड भी लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी जो पैसेज है उसको आपको क्या करना है, केयरफुली पढ़ना है, सावधानी से पढ़ना है, बिल्कुल एक भी जो मिस आपसे वर्ड नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलें आगे, चलिए, बिल्कुल जो आपका पेपर है उसका बिल्कुल पूरी तरीके से खुलासा करने वाले हैं आज कि किस तरीके से हमको पेपर में अपने ग्रामर्स के रूल्स को फॉलो करना है। स्टूडेंट्स पढ़ तो खूब लिए, काफी सारे उन्होंने नियम पढ़ लिए, काफी सारे ग्रामर के टॉपिक्स देख लिए, वीडियो देख ली, बट हमको प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, चीजों को सॉल्व करना तो आना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप इस चीज को करिए, यानी जो हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं मॉडल पेपर की, आपकी जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश की, आप उनको सॉल्व करिए, आप अपने आप में खुद फर्क देखोगे कि मेरा कॉन्फिडेंस है वो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, इंग्लिश में थोड़ी मेरी कमांड बनती जा रही है, मैं ग्रामर्स के रूल्स को फॉलो करना सीख रहा हूं, उनको अप्लाई करना सीख रहा हूं। चलिए, हाँ, स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगी अपन की एकेडमिक एजुकेशन की तरह। इट हेल्प्स इन शेपिंग ए बेटर फ्यूचर, ये हमारी क्या करेगी, एक बेहतर फ्यूचर बनाने में हमारी हेल्प करेगी। एंड मेक्स एन इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग चैलेंजेस, और ये क्या करेगी, हमारी इंडिविजुअल तरीके से क्या करेगी, हमको विजय बनाने में यानी ओवरकमिंग करने में, थोड़े हमको साहसी बनाने में, विजय कमी में क्या होगी, चुनौतियों को उसमें क्या करेगी, हमारी मदद करेगी, यानी ओवरकमिंग चैलेंजेस, हमारी जो चुनौतियां आती हैं उन पर हमको विजय पाने के लिए, उन पर काबू पाने के लिए हमारी क्या करेगी, ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। Therefore, इसलिए वी शुड फोकस ऑन लर्निंग रदर देन जस्ट स्कोरिंग मार्क्स, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, बजाय स्कोर करने के हमको चीजों को सीखना चाहिए, बजाय हमको क्या करना है, सीखना चाहिए। अब आपका ज्यादा समय ना लेकर के मैं आपको प्रश्नों की ओर रूबरू कराता हूं कि प्रश्न क्या कह रहे हैं हमारे। देखो,
आपने पैसेज को पढ़ लिया, पैसेज का एक मोटी समरी मैं आपको बता देता हूं। पैसेज में आपसे क्या कहा गया कि एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट इतनी ज्यादा नहीं है कि एक व्यक्ति जो केवल रीड करना जानता और राइट करना जानता वो हमारा हम उसको एजुकेटेड पर्सन कह देंगे। एक जो एजुकेटेड पर्सन वही होगा जो राइट और रॉन्ग थिंग्स में क्या कर पाएगा, डिस्टिंक्ट कर पाएगा, अंतर कर पाएगा, अपनी अपनी सोच को डेवलप कर पाएगा, ठीक है, वो हमारा एक एजुकेटेड पर्सन माना जाएगा। और क्या कहा गया, और ये कहा गया है कि जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है ना वो भी जरूरी है। जितनी आप एकेडमिक नॉलेज ले रहे हो, जितनी किताबी नॉलेज ले रहे हो, उस पे आपको जो टेक्निकल जो लैंग्वेज है, ओ सॉरी टेक्निकल जो एजुकेशन है वो भी आपको आनी चाहिए। ये आपको फ्यूचर को सिक्योर करने में आपकी हेल्प करेगी। ये हो गया, ठीक है। और बजाय स्कोर करने के हमको लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये आपको एक मोटा मोटा सा मैंने आपको सारांश बता दिया कि पैसेज में आपसे पूछा क्या गया था, वो पैसेज में आपको क्या बताया गया था। अब हमको इन पर बेस जो है 3 प्रश्न आएंगे अपन को, आपको ये पता होना चाहिए। 3 प्रश्न आएंगे, एक पैसेज दे दी जाएगा, उसके 3 प्रश्न आएंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोग फटाफट से आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है, बताना जरा। हाँ, अब आप खुद ही आपको एनालिसिस हो जाएगा कि इस क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, क्या इसका राइट आंसर होगा, अपने आप आपके मुंह से निकल के आएगा। देखो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग देखो बिल्कुल केयरफुली तरीके से पढ़ेंगे। व्हाट इज द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन, यानी ट्रू एम यानी वास्तविक उद्देश्य क्या है, वास्तविक उद्देश्य क्या है शिक्षा का। चलिए ऑप्शन को रीड पढ़ते हैं। टू गेट ए हाई पेइंग जॉब, यानी एक अच्छी पेइंग वाली जॉब करने का। आप कहोगे सर यार आजकल तो यही उद्देश्य है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, एक अच्छी जॉब लग जाए हमारी, एक हाई पेइंग वाली जॉब लग जाए, इसलिए हम पढ़ते हैं। नहीं, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू पैसेज अगर हम देखें तो इसमें हमारा ये मेन पर्पस नहीं बताया कि हमको एक अच्छी तनख्वाह मिले इसके लिए हम जॉब करते हो, ठीक है। देखो टू रीड एंड राइट ओनली, क्या केवल पढ़ने और लिखने के लिए पढ़ते हैं क्या, केवल हम पढ़ना सीख गए, लिखना सीख गए, बोलना सीख गए, इसलिए हम एजुकेटेड पर्सन हो गए, इसलिए बताया क्या पैसेज में, नहीं। चलिए टू मेक ए पर्सन रेस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ रिलेटेंट, सर बिल्कुल बिल्कुल राइट, ये ऑप्शन मैं बिल्कुल आंख बंद के कह सकता हूं। हमने पैसेज को पढ़ा जब हमने सीखा कि टू मेक ए पर्सन, किसी व्यक्ति को रेस्पॉन्सिबल और सेल्फ रिलेटेंट बनाना, उसको आत्मविश्वासी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और क्या बनाना, जिम्मेदार बनाना, हमारी एजुकेशन का मेन पर्पस है। बताइए समझ में आया। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। टू पास स्कूल एग्जामिनेशन विद हाई मार्क्स, ये होगा क्या कि हम स्कूल के एग्जामिनेशन को हाई मार्क्स के साथ में, स्कोर के साथ में पास आउट करें, ऐसा होगा क्या, नहीं। अकॉर्डिंग टू पैसेज हमको ये बताया है कि एक किसी पर्सन को जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाना ही हमारी एजुकेशन का मेन एम है, मुख्य उद्देश्य। पहला प्रश्न आपके लिए क्लियर हुआ है नहीं है, बताइए। मैं आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं डाल रहा, कोई दबाव नहीं डाल रहा, बिल्कुल जस्ट रिलैक्स होकर के आप इस मॉडल पेपर को देखिए। ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बिल्कुल 40 से और 35-40 मिनट में आपका ये मॉडल पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन आपको देखना पूरा है भाई, लास्ट तक जब आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलोगे ना तो आपको थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि यार इस तरीके का मेरा पेपर आने वाला है इंग्लिश का। मैं बात इंग्लिश की कर रहा हूँ, इंग्लिश में आपका मैं एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा यदि आप मुझे रेगुलर देखते हो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न ही बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है, वहां आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी। ग्रामर के रूल्स आपको याद है बट उनको अप्लाई करना है भाई, अप्लाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये हमारे सारे ऑप्शन गलत हो गए और सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, यही हमने पैसेज में सीखा, यही हमने पैसेज में पढ़ा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, व्हाट डज ए ट्रूली एजुकेटेड पर्सन पोजेज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी एक ट्रूली एजुकेटेड पर्सन है ना, वो उसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखना जरा। द एबिलिटी टू इग्नोर अदर्स, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए क्या, मतलब एक ट्रूली एजुकेटेड पर्सन का मतलब वो, जब मैं एक ट्रूली एजुकेटेड पर्सन बन जाऊंगा, कब बनूंगा, क्या केवल लिखने पढ़ने से बनूंगा क्या, नहीं। प्रश्न में हमारे आया था, और पैसेज को यदि आप देखेंगे, पैसेज को आप देखेंगे, पैसेज को आप देखेंगे, कहां था कहां था, हाँ ये रहा। और केवल रीड और राइट करने से नहीं बनेगा, कैन थिंक फॉर हिमसेल्फ, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को चेंज करता है किसमें, किसमें, एंड डिस्टिंग्स बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये वाला हमारा आंसर होगा इसमें। यानी वो कब होगा, प्रॉपर तरीके से वो एजुकेटेड कब होगा, जब वो अंतर करना सीख जाएगा राइट और रॉन्ग में। क्या यही हमारा प्रश्न कह रहा है क्या, देखना जरा, क्या यही हमारा प्रश्न कह रहा है क्या। व्हाट डज ए ट्रूली एजुकेटेड पर्सन, यानी एक ट्रूली एजुकेटेड पर्सन जो है वो कैसे होगा, देखो टू द एबिलिटी टू इग्नोर अदर्स, क्या वो अन्य को अदर करके वो एजुकेटेड बन सकता है, नहीं। द एबिलिटी, उसके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए टू थिंक, सोचने की, एंड डिस्टिंग्स, अंतर करने की, राइट फ्रॉम रॉन्ग, यानी क्या सही है क्या गलत है बताओ, यही हमने पैसेज में सीखा क्या,
यही हमारा राइट आंसर होगा क्या? बताइए, दिल पे हाथ रख के बिल्कुल बताइए कि गुरुजी हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, और जो आप बता रहे हो वो बिल्कुल हमको पैसेज में पढ़ते ही हमको क्लियर हो गया था कि ये सारी चीजें आपने बताई वो हो रही हैं। इस तरीके से हम पैसेज में अपने आंसर है वो फाइंड आउट कर पा रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर के अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं आपके? मैं कुछ रटा नहीं रहा हूं आपको, मैं केवल और केवल आपको ग्रामर के कंसेप्ट समझाने वाला हूं कि आपको वहां आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। पढ़ तो आप खूब लिए, ठीक है। चलिए, ए लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक्स, नहीं सर हमको आंसर तो हमारा यहीं फाइंड आउट हो गया। एकेडमिक नॉलेज ओनली, नो, एकेडमिक नॉलेज नहीं, स्किल बेस। अब देखो अगला प्रश्न जो है वो हमारा वही होगा। देखिए, What is becoming as important as academic knowledge in the modern world? क्या कह रहा है? अकेडमिक नॉलेज की तुलना में हमारा जो ये मॉडर्न वर्ड है, आधुनिक जो वर्ड है, इसमें हमारी क्या इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्या जो वो लेगी बाद में जगह। तो हमने देखो यहाँ सीखा था पैसेज में, अगर हम देखेंगे तो किधर आया हमारा एकेडमिक नॉलेज। आप तो वर्ड देख लो, एकेडमिक नॉलेज की तुलना में, एकेडमिक नॉलेज की तुलना में, और आपका क्या है, स्किल बेस्ड एजुकेशन इज बिकमिंग एज इंपॉर्टेंट। स्किल बेस्ड एजुकेशन इज बिकमिंग एज इंपॉर्टेंट। क्या यही हमारा प्रश्न पूछना चाह रहा है क्या हमसे? देखना जरा, व्हाट इज ए बिकमिंग इंपॉर्टेंट एकेडमिक नॉलेज। एकेडमिक नॉलेज यानी कि एकेडमिक जो नॉलेज है उसकी तुलना में कौन सी जो इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे चल करके? स्किल बेस्ड एजुकेशन। मुझे सीधा सीधा मुझे आंसर का पता लग गया, सीधे ही मुझे पता लग गया मेरे दोस्तों। सर कितने अच्छे तरीके से आप बता रहे हो, बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन है ना, वो बिकमिंग एज इंपॉर्टेंट हो जाएगी एज एकेडमिक नॉलेज। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपका? ये आपके पैसेज वाले जो प्रश्न है वो क्लियर हुए नहीं हुए? आप जब पेपर देने जाओगे तो वहां 151, 152, 153 ये वाली सीरीज में आपको इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीरीज ऊपर नीचे हो सकती है, बट मैं तो पिछले पैटर्न के आधार पर बता रहा हूँ कि इंग्लिश वाला इसी सीरीज में होती है। लेकिन आप देख लेना, वो कोई इश्यू नहीं है सीरीज का, बट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का है, एक रैंक बूस्टर का आपकी इंग्लिश काम करती है, ठीक है। मतलब अच्छे से आप करोगे। यदि आपको बीएसटीसी में अपनी एक सीट जो है सुनिश्चित करनी है तो भाई प्रॉपर स्ट्रेटजी से ही आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब हमारे पे अब हमारे आ जाते हैं ग्रामर के, ग्रामर के, ठीक है। ग्रामर को बिल्कुल अच्छे से समझना है, लॉजिकली समझना है, बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ हम किसी एक प्रॉपर टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, हम पूरे मॉडल पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कंप्लीट मॉडल पेपर का एनालिसिस मैंने आपके सामने खोल के रख दिया कि ऐसे ऐसे प्रश्न आपको आने वाले हैं और इन प्रश्नों को हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए पढ़ के देखेंगे हम, आप पढ़ के देखना जरा, क्या पढ़ पा रहे हो आप, किस चीज को देख करके क्या आपको पता लग रहा है, क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात हमको क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सबसे पहली बात तो दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि निम्न में से जो सेंटेंस दे रखे हैं, फॉलोइंग सेंटेंस दे रखे हैं, इज करेक्ट यानी सही पूछा है मेरे दोस्त। यानी इसमें सही का मतलब क्या है, यानी 3 जो होंगे वो हमारे रॉन्ग होंगे और 1 हमारा सही होगा, ये बताना है हमको। क्या इज करेक्ट यानी कौन सा करेक्ट है। अब हम पढ़ के देखते हैं फटाफट से, फटाफट आप पढ़ के देखिए। यदि आपके ग्रामर के नियम क्लियर हैं, ग्रामर के रूल्स क्लियर हैं, तो आप फटाफट से फाइंड आउट कर लोगे। करना कैसे देखना। दे डिसाइडेड टू टॉक इट ओवर एट डिनर। चलिए मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा, कुछ छोड़ते हैं अभी इसको, है ना। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, ही पिक्ड अप द बुक्स। बेटा बिल्कुल बिल्कुल बारीकी सी के अपन को जो मिस्टेक है वो फाइंड आउट करनी है। देखो ही पिक्ड अप द बुक्स, ठीक है, उसने किताबों को उठाया, एंड पुट इट ऑन द टेबल, और उनको उसने किस पर रख दिया, टेबल पर रख दिया। अब आप देखेंगे एंड पुट इट, भाई यहां तो हमारी प्लूरल दे रखा है और यहाँ पे पुट इट यानी किताबों को उठाया और रख दिया इट। तो भाई इट कहीं जम रहा है क्या आपके लिए? इट आ सकता है क्या? नहीं, किताबों को उसने उठाया और पुट इट नहीं आएगा भाई। बुक्स तो हमारी क्या है, प्लूरल है भाई। ये तो हमारा बिल्कुल डेफिनेट गलत, छोड़ो इसको। चलिए आगे चलते हैं। ही विल नॉट एस्केप पनिशमेंट, वो बिल्कुल भी पनिशमेंट से एस्केप नहीं किया जाएगा। अनलेस ही डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, अनलेस ही डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। सर बाकी तो मुझे बिल्कुल सही सा लग रहा है, बट मुझे यहाँ थोड़ी दिक्कत लग रही है कि अनलेस का मतलब क्या होता है। इसको अनलेस से जोड़ा गया है बेटा। अनलेस का मतलब होता है जब तक ना, जब तक नहीं, जब तक नहीं उसका मतलब होता है। तो इसका मतलब है ये खुद ही नॉट सेंस ले रहा है अनलेस।
तो ये नॉट सेंस ले रहा है, तो इसके बाद में इसको नॉट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये कैसे बन सकता है अपन का, ये कब सही होगा, ही विल नॉट एस्केप पनिशमेंट अनलेस ही स्पीक्स द ट्रुथ। तब जाकर के हमारा सही होता, क्योंकि अनलेस है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चीजों को समझो कि अनलेस है उसका मतलब है जब तक नहीं, उसको जब तक पनिशमेंट नहीं किया जाएगा, जब तक वो सच नहीं बोलता। ही विल नॉट ही विल नॉट एस्केप पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट से बिल्कुल भी एस्केप नहीं किया जाएगा, जब नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि वह सच नहीं बोलता, जब तक कि वह सच नहीं बोलता। बट यहाँ पे तो डज नॉट लगा रखा है भाई, अनलेस में ही आ गया नॉट का सेंस, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मिल्क इज द मोस्ट परफेक्ट फूड इन द वर्ल्ड, मुझे पता लग गया कि मिल्क इज द मोस्ट परफेक्ट फूड इन द वर्ल्ड। अब आप देखेंगे यार, मोस्ट भी हमारा लगा रखा है एडजेक्टिव, सुपरलेटिव, और ये परफेक्ट भी लगा रखा है, लेकिन आप याद रखेंगे जो परफेक्ट है ना, वो अपने आप में कंप्लीट एडजेक्टिव है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। कंप्लीट एडजेक्टिव है, यानी बिल्कुल एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है ये हमारा, ठीक है। इसके साथ में मुझे कोई भी सुपरलेटिव का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए मुझे कोई भी सुपरलेटिव इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये कैसे बनेगा, ये हमारा ऐसे बनेगा कि मिल्क इज परफेक्ट फूड इन द वर्ल्ड, ये ऐसे बनेगा। इसके साथ में द मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट ऑटोमेटिक अपने आप में एक पूरी तरीके से प्योरीफाई वो सेटिस्फेक्शन दे देता है कि परफेक्ट, आई एम परफेक्ट इन, ऐसे है ना कि आई एम परफेक्ट इन इंग्लिश, मैंने आपसे बोल दिया, तो मुझे ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है कि आई एम द परफेक्ट, आई एम द मोस्ट परफेक्ट, ऐसे नहीं भाई। परफेक्ट अपने आप में एक एब्सोल्यूट वर्ड है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, वो अपने आप में ही परिपूर्णता को ले रहा है, ठीक है। चलिए, ये हमारे 3 गलत हो गए सर, तो हमारा सही कौन सा होगा, सही हमारा अगर हम देखें तो ये होगा सही। अब ये कैसे सही है सर, इसको देखो, दे डिसाइडेड टू टॉक इट ओवर, ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, टॉक इट ओवर का इसका याद रखेंगे, किसी विषय पर चर्चा करना। दे डिसाइडेड टू टॉक इट ओवर एट डिनर, यानी जब वो डिनर कर रहे थे तो उन्होंने किसी विशेष विषय पर चर्चा की। इट इज आवर एब्सोल्युटली राइट सेंटेंस, ठीक है, ये बिल्कुल हमारा क्या राइट सेंटेंस है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलें आगे, समझ में आया, बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई। रिलैक्स, बिल्कुल जस्ट रिलैक्स योर माइंड, ठीक है। जितना रिलैक्स माइंड से आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आप चीजों को लर्न कर पाओगे। यदि एक बॉदरेशन, एक बर्डन अपने दिमाग पे रखेंगे कि कैसे होगा कैसे होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। बट रिलैक्स होकर के बिल्कुल जो होगा देखा जाएगा। तैयारी हमने अच्छी की है, भगवान हमारे साथ है, बट हमको बिल्कुल, आपकी लास्ट चरण चल रहा है प्री बीएसटीसी का, अब 20 मई को आपकी एग्जाम होने वाली है, ठीक है। चलिए सर, बार बार एग्जाम एग्जाम की याद दिलाते रहते हो आप, तो एग्जाम की याद दिलानी पड़ेगी मेरे साथियों। प्रश्न को पढ़िए फटाफट से, चलिए प्रश्न को पढ़िए आप लोग, प्रश्न क्या कह रहा है आपका। भाई आप कह रहे हो एग्जाम, एग्जाम की मैं बार बार आपको इसलिए दिलाता हूँ, बार बार आपको बीच में थोड़ा सा मैं मोटिवेट इसलिए करता हूँ, क्योंकि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, मंजिल उनको मिलती है जो बिल्कुल अपने जिद पर अड़े होते हैं, ठीक है ना। मंजिल आपको तभी मिलेगी जब आप बिल्कुल जिद पर अड़ जाओगे कि यार मुझे एक सीट है, चाहे मुझे मतलब नहीं है कितनी सीट है, कितनी सरकार ने हमारी वैकेंसी निकाल रखी है, कितने कॉलेज अलॉट होंगे, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, मुझे केवल और केवल मेरी एक सीट से मतलब है, मेरा एक कॉलेज मेरे लिए अलॉट होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, बस आपका इससे ज्यादा और कोई पर्पज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं हम, चूज द करेक्ट कनेक्टिव, चूज द करेक्ट कनेक्टिव, पता लग गया गुरुजी, इसमें कनेक्टिव की चर्चा की जा रही है। कनेक्टिव हम जानते हैं, नहीं जिनको हम बीच में ऐड करते हैं, जो हमारे दो शब्दों, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, वो हमारे कनेक्टिव कहलाते हैं, मुझे पता लग गया है, ठीक है। अब पहले मैं सेंटेंस को पढ़ूंगा, ही इज डल, ही इज डल मतलब वो बिल्कुल निल है, सुस्त है, उसमें कोई भी एनर्जी वाली बात नहीं है, ही इज डल, सुस्त है। पीपल लाइक हिम, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, ये क्या बात हुई सर। अब आप मेरे ऊपर ही लेके चलिए कि मैं पढ़ने में कमजोर हूं, मैं पढ़ने में कमजोर हूं, लेकिन फिर भी मैं टीचर्स के द्वारा पसंद किया जाता हूं। भाई एक दूसरे के अपोजिट बात हुई ना, पढ़ने में कमजोर है और फिर भी वो टीचर्स का प्रिय है, समझ रहे हो। तो एक दूसरे का कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास जहां उत्पन्न हो रहा है,
है ना, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, वहां पे अपन कौन सा कनेक्टिव लगाएंगे, वहां पे कनेक्टिव वैसे मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, कनेक्टिव लगेगा हमारा यट, कनेक्टिव लगेगा हमारा वहां पे यट, यट मतलब फिर भी उसको टीचर पसंद करते हैं, है ना। अब और का मतलब क्या होता है, अथवा ही इज डल, है ना, वह सोचता है, अथवा पीपल लाइक हिम, नो, है ना, सो ही इज डल सो पीपल लाइक हिम, इसलिए नहीं, है ना। एंड, एंड नहीं आएगा, एंड तो जब आता है जब हम दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, और या तो उनका जो सेंस है वो क्या होना चाहिए, एक ही निकलना चाहिए, ठीक है, और या फिर अलग होना चाहिए। तो इसलिए क्या आएगा, यट हमारा जो है वो राइट आंसर है। क्या कह रहा है, ही इज डल, वो सुस्त है, यट यट पीपल लाइक हिम, फिर भी वो लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है, फिर भी उसको लोग पसंद करते हैं, इसलिए यट पीपल, ओ सॉरी, यट हमारा कनेक्टिव यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है। आई चीज समझ में, किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं, बिल्कुल बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मैंने आपको बताया, वोकैब से आपके काफी सारे भर भर के प्रश्न आपके आने वाले हैं वोकैबुलरी से, और एंटोनिम की हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है, अगर हम 6 to 8 लेवल की बात करें तो अपोजिट। सर अपोजिट का मतलब भी हमको नहीं पता, अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टे शब्द, दिन का रात, इस तरीके से आप पढ़ते होंगे ना हिंदी में। इसी तरह आपको इंग्लिश में ब्रॉड का बताना है, किसका बताना है, ब्रॉड का आपको बताना है। क्या बताना है, ब्रॉड। सर ब्रॉड का अर्थ ही नहीं पता, अब हमको, अब अर्थ नहीं पता तो कैसे करें बताइए आप, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा वोकैब याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ब्रॉड का नहीं पता तो आप इनमें से देखिए कि इनमें से आपको किसी का पता है क्या। अब मैं देखूंगा इनमें, देखूं जैसे वाइड, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, शैलो का मतलब होता है उथला, नैरो का मतलब होता है सकरा, और डीप का मतलब होता है गहरा, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है मुझसे, ब्रॉड, ब्रॉड का अर्थ होता है चौड़ा, ब्रॉड का क्या अर्थ होता है, चौड़ा। अब इसका क्या पूछा जा रहा है, एंटोनिम्स, इसका क्या पूछा जा रहा है, एंटोनिम्स, इट मींस अपोजिट इसका पूछा जा रहा है, तो चौड़े का अपोजिट क्या हो जाएगा, सकरा। इट मींस राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, नैरो। राइट आंसर ये क्या होंगे, इसके लगभग सिनोनिम टाइप से हो जाएंगे, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा नैरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। पढ़िए फटाफट से, रीड आउट करिए प्रश्न को। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग क्वेश्चन इज करेक्ट फॉर द सेंटेंस। टैग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन टैग आपसे करवा रहा है, क्वेश्चन टैग का आपसे करवा रहा है, आई वॉज ए लवली मूवी, आई वॉज ए नहीं, इट वॉज ए लवली मूवी। अब आप याद रखेंगे क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन टैग का आप एक छोटा सा कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखेंगे। यदि आपका कोई सेंटेंस है और वो अफर्मेटिव फॉर्म में दे रखा होता है, कैसी फॉर्म में, अफर्मेटिव फॉर्म में दे रखा है, और आपको उसका क्वेश्चन टैग करना है, तो वो नेगेटिव में आएगा, किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। कैसे आएगा देखिए, इट वॉज ए लवली मूवी, इट वॉज ए लवली मूवी, तो क्या आएगा, नेगेटिव आप देख के चलेंगे, तो ये नेगेटिव है क्या हमारा, नहीं ये नेगेटिव है कि हमारा, वॉज नॉट इट, है ना, वॉज नॉट इट, क्या वह अच्छी मूवी नहीं थी, मतलब इस तरीके से नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन टैग को अपन सॉल्व करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वॉज नॉट इट, वॉजंट इट, वॉजंट इट, इसको बोलते हैं अपन वॉज नॉट को वॉजंट इट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टैग क्वेश्चन इज करेक्ट, क्या बोल रहा है, इट वॉज ए लवली मूवी, तो वो बहुत अच्छी मूवी थी, क्या भाई अच्छी मूवी नहीं थी, इस तरीके से क्वेश्चन टैग अपन मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में पूछते हैं अपन, तो क्या आएगा, वॉजंट इट, ठीक है। चलिए देखिए ये वन वर्ड आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपसे बताया नहीं गया है, लेकिन आपको यहाँ पे पहचानना है कि क्या पूछा जा रहा है हमसे। देखिए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद ए डम शो इज, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस या मतलब एक तरीके से ड्रामा किया जा रहा है, ड्रामा की परफॉर्मेंस किया जा रही है, किसके द्वारा, डम्ब के द्वारा, डम्ब मतलब गूंगे के द्वारा क्या की जा रही है, एक परफॉर्मेंस की जा रही है, ड्रामा परफॉर्मेंस की जा रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, इसमें अपन देखेंगे मोनोलॉग का मतलब होता है, मतलब स्वयं भाषण, मतलब भाषण देना, ठीक है। अब देखो पेंटामीम और मीम ये दोनों आपके हो सकते हैं,
दोनों आपके हो सकते हैं, लेकिन जब बड़े लेवल पे कोई कार्यक्रम किया जा रहा है तो वो हमारा राइट आंसर पेंटोमीम होगा, और अगर छोटे लेवल पे कोई अगर इस तरीके से आपके शो कर रहा है तो वो होगा मीम आपके सामने होगा। ठीक है, मैम आपके सामने होगा। और मिमिक्री का मतलब होता है नकल करना। मिमिक्री का मतलब क्या होता है? नकल करना। और इनका मतलब होता है मूक अभिनय, मूक बधिर अभिनय। तो यहाँ पे दोनों हमारे राइट आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसको सही मानेंगे? पेंटोमीम को सही मानेंगे, क्योंकि एक बड़े लेवल पे आपके सामने एक वो एक डम्ब के द्वारा एक ड्रामा परफॉर्मेंस की जा रही है, तो वो पेंटोमीम आपको होगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आइडेंटिफाई, अरे भाई इससे सरल तो मेरे हिसाब से तो कोई प्रश्न नहीं होगा। अगर इसको भी आप पहचानने में गलती कर रहे हो ना, फिर भाई साहब फिर तो यूं मानो इंग्लिश में आपका लेवल बहुत कमजोर है, फिर तो आपको बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है अगर ये प्रश्न आपसे नहीं हो पा रहा है तो। आइडेंटिफाई करना है हमको, टेंस को पहचानना है। ये सेंट दे दिया, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952, तो इसको आपको रिकॉग्नाइज करना है। भाई बिल्कुल मैं ऑप्शन की तरफ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे तो सिंस 4 दिख गया और इधर हैव बीन दिख गया। ओ भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही है कि हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और हमारे क्या आएंगे? सिंस 4 आएगा। सिंस 4 के साथ में हमको कोई टाइम दिया जाएगा, है ना? ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है यहाँ पे, और हैजब दे रखी है। मुझे पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होती है, तो मुझे पता है गुरुजी टेंस चार्ट में आ रहा है। इतने भी सरल प्रश्न आते हैं क्या? बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए बहुत इजी प्रश्न था आपका, अगले पे चलते हैं। फिल अप द एप्रोप्रिएट टेंस। एप्रोप्रिएट टेंस भरना मतलब अच्छा, जो इसमें जो सूटेबल टेंस है वो भरना है। हु हर, अब देखिए, अरे ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, या मैं तो कछु समझ में ही ना आ रहा गुरु जी, कहा दे रखो है हु ब्लैंक हर, हु ब्लैंक हर। उसको कौन नहीं जानता, उसे कौन नहीं जानता। आप यदि इसका ट्रांसलेट अगर अपने मन में करोगे देखोगे कि हु ब्लैंक हर, यानी उसको कौन नहीं जानता, और हु जो है वो भाई साहब अपने आप में क्या ले रहा है? एक सिंगुलर सेंस दे रहा है यहाँ पे। कौन सा सेंस दे रहा है? सिंगुलर, यानी उसे कौन नहीं जानता। कौन सा सेंस दे रहा है? सिंगुलर, उसे सिंगुलर सेंस दे रहा है। और हमको पता लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है यहाँ पे। तो अब देखिए, डिड आएगा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में? नहीं। इज आएगा क्या? नहीं। डू और डज में से एक प्रश्न हो सकता है, ये तो मेरा गलत हो गए, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, वो कौन सी फॉर्म में, हुकुम क्या मान रहे? सिंगुलर, क्या सिंगुलर सेंस दे रहा है। और सिंगुलर के साथ में क्या आती है? हमारी डज आती है। क्या आती है? डज आती है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा? यानी हु डज नॉट नो हर, यानी उसे कौन नहीं जानता, उसे कौन नहीं जानता, ये पूछ रहे हैं। तो किसका सेंस दे रहा है हमको? एक तरीके से हमको किसका सेंस दे रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत सारा प्रश्न था हमारा। चलिए, ये आपसे क्या पूछा है? एक इडियम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इडियम। इडियम का मतलब क्या होता है सर? इडियम का मतलब होता है मुहावरा। इडियम क्या पूछा गया है? इडियम। इडियम पूछा गया, देखिए, टू कॉल ए स्पेड मीन्स, टू कॉल ए स्पेड मीन्स, यानी सीधे मुंह पर जवाब देना, इस लाइन का अर्थ है। टू कॉल ए स्पेड मीन्स का मतलब है सीधे मुंह पे जवाब देना, चाहे बात सही लगे, चाहे कड़वी लगे, चाहे अच्छी लगे, उससे मतलब नहीं है। सीधे मुंह पर जवाब देना, बिल्कुल सीधा सा मुंह पे कह देना सामने वाला अच्छो मान, भलो मान, बुरो मान, लेकिन हमने सीधे इसको मुंह पे जवाब दे दिया। तो अब आप पढ़ के देखिए, टू बीइंग टू क्वारल, नहीं लड़ाई झगड़े की शुरुआत, नहीं। टू चैलेंज अदर, नहीं। टू कंफ्यूज पीपल, नहीं। टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स, मैंने बिल्कुल सीधे से भाषा में बिल्कुल कह दिया जो भी मुझे आता था। टू कॉल ए स्पेड मीन्स, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स, याद करना है आपको। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंपल सेंटेंस। अरे वाह सर, कितना अच्छा प्रश्न है। मुझे प्रश्न को समझते ही पता लग गया कि क्या पूछ रहा है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस। यहां आपको ध्यान देना है कि निम्न में से कौन सा सेंटेंस है वो क्या नहीं है? सिंपल नहीं है। क्या नहीं है?
सिंपल नहीं है। क्या नहीं है? सिंपल नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए सिंपल सेंटेंस नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? सिंपल सबसे पहले हमको सिंपल को बताइए, सिंपल क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक हमारी सब्जेक्ट होती है और एक ही हमारी क्या होती है? प्रेडिकेट होता है। इसका मतलब एक ही हमारी क्या होती है? वर्ब होती है। वो हमारे क्या होता है? सिंपल सब्जेक्ट होता है। अब इसमें आप प्रश्नों को एनालिसिस करके देखिए कि किसमें दो सब्जेक्ट हैं और दो प्रेडिकेट हैं, यानी दो उनकी वर्ब हैं, वो हमारा सिंपल नहीं होगा, वो हमारा राइट आंसर होगा। पहले को देखते हैं। एक गर्ल स्टॉल माई अम्ब्रेला, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक हमारा सब्जेक्ट है, एक हमारी वर्ब दे रखी है, यानी ये हमारा सिंपल सेंटेंस, इसलिए ये हमारा राइट आंसर नहीं है। हमको कौन सा पता लगाना है? इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस। हमको जो सिंपल नहीं है उसके बारे में पता लगाना है। देखिए ही इज हैप्पी बिकॉज ही, अरे यही पता लग गया गुरुजी हमको कि ये एक सब्जेक्ट ये रहा और एक सब्जेक्ट ये रहा, यानी इसमें दो क्लॉज दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं? दो क्लॉज इसमें हमको दे रखे हैं और बीच में हमारा एक सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमको दे रखा है। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन हमको दे रखा है, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। और सर दो जोड़ने का काम कर रहा है, यानी ये कौन सा सेंटेंस है? हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, पूरे हमारे चैनल पर प्रोवाइड है, आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है। ही इज हैप्पी बिकॉज ही पास द एग्जाम, यानी मुझे दो चीज इसमें देख गई, दो मेरे सब्जेक्ट हो गए और बीच में मुझे कंजक्शन और दे रखा है। कंजक्शन का मतलब होता है दो सब्जेक्ट को ये जोड़ रहा है, ओ सॉरी दो सेंटेंस को ये जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बना रहा है, यानी ये क्या? कॉम्प्लेक्स है। लेकिन मुझसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे? इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस, यानी कौन सा सिंपल नहीं है। और आगे देखते हैं, हो सकता है और भी नीचे कोई हमको लॉजिक मिले। ही इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, देखो ही मेरा सब्जेक्ट रहा और ये इसकी प्रीडिकेट वर्ब रही। ठीक है, ये भी हमारा सिंपल है, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। सी रहा और बॉक्सिंग रही, ये भी हमारा नहीं है। ये तीनों जो हैं हमारे सिंपल हैं और बीच वाला हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समझ में आया? चलें आगे। चलिए, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से आपको पढ़ना है चीजों को। ठीक है, चलिए। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। देखिए अरे कितना ही सरल प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल ही देखते हैं हम इनको पहचान जाएंगे। ऐसे ही प्रश्न आपको प्रीवियस टीसी में आने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है आपका ज्यादा लेवल नहीं है, आप 12th पास आउट बच्चे जा रहे हो, तो वो भी आपके बिल्कुल 10th और 12th लेवल तक की ग्रामर ही देते हैं आपको, है ना। देयर आर 50 मेंबर्स इन पार्टी, सर इसमें अंडरलाइन कहाँ है? अंडरलाइन ये रहा बेटा, ये रहा। देयर आर 50 मेंबर्स इन द पार्टी, यानी पार्टी में कितने मेंबर्स थे? 50 थे, 50 मेंबर थे। चलिए, अंडरलाइन वर्ड के बारे में पता लगाना है। अंडरलाइन वर्ड ये क्या हो सकता है बताइए? क्या हो सकता है? प्रोनाउन भी नहीं दिख रहा। प्रोनाउन तो सर उसे कहते हैं ही शी वगैरह, ये अपन के होते हैं, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। आई वी यू दे वगैरह ये होते हैं जो नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं। ये तो नहीं है। एडवर्ब भी ये मुझे नहीं दिख रही कि यार कोई अपन के टाइम वगैरह को शो कर रही हो या कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन दे रही हो, ये भी नहीं लग रहा। नाउन भी मुझे नहीं देख रही है कि नाउन है। नाउन तो मेंबर्स हैं यहाँ पे। क्या है ये? नाउन तो हमारी क्या है? मेंबर्स हैं। बट मेरे दिमाग में एक छोटा सी बात आ रही है गुरुजी कि ये तो किसकी विशेषता बता रही है? नाउन की विशेषता सी बता रही है। मुझे ऐसा लग रहा है नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। और सर मैं जानता हूं नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। और यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर मुझे बता रहा है, यानी नंबर्स मुझे बता रहा है, संख्या मुझे बता रहा है। क्या बता रहा है? संख्या मुझे बता रहा है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? कि 50 मेंबर्स थे, यानी 50 सदस्य थे। यानी क्या बता रहा है? एक क्वालिफिकेशन बता रहा है, एक विशेषता बता रहा है, मेंबर्स की, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। बताइए समझ में आया नहीं आया? कितना सरलता। अगर अकॉर्डिंग टू लॉजिक, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स हम चलेंगे तो बिल्कुल चीजें बहुत सरल हो जाएंगी आपके लिए। बट आपको जरूरत है एक अच्छी प्रैक्टिस की, एक अच्छे प्रॉपर गाइडर की आपको जरूरत है। ठीक है, चलिए समझ में आया आपको? जो 50 मेंबर्स है वो हमारा क्या है? 50 मेंबर्स है वो हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच। सर मुझे प्रश्न से कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पपून दे दी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, ये क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला प्रश्न है क्या? नहीं बाबू, आप ऑप्शन पे चलिए जरा। ऑप्शन पे मुझे इन एट ये दे रखे हैं, इसका मतलब सर ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड प्रश्न है।
प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हमारे क्या होते हैं, पूर्व सर्ग, संबंध जो बताते हैं, पहले जो लगते हैं, पहले किससे लगते हैं सर, पहले लगते हैं हमारे नाउन एंड प्रोनाउन से। चलिए सर प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर हमको पता लगे प्रपोजिशन है। ही लिव्स, वह रहता है तिलक नगर और न्यू दिल्ली। अब मुझे पता लग गया तिलक नगर में वो रह रहा है, ठीक है, यानी जैसे हम रह रहे हैं हिंडौन सिटी के वर्तमान नगर में हम रह रहे हैं, तो वर्तमान नगर छोटा हो गया, हिंडौन सिटी हमारा बड़ा हो गया, तो तिलक नगर में रह रहा है, और तिलक नगर कहाँ पे, न्यू दिल्ली है। तो इसका मतलब मुझे तो पता लग गया ये तो हमारा क्या कोई बड़ा प्लेस है, क्या है, बड़ा प्लेस है, और ये हमारा कैसा है, स्मॉल प्लेस है, कैसा है, स्मॉल प्लेस है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होगा जब मैंने प्रीपोजिशन आपको सिखाए थे तो मैंने आपको बताया था जब कोई बड़ा स्थान होता है और उसमें एक छोटी जगह हमको स्पेशल दी जाती है तो उसके लिए तो हम लगाते हैं एट प्रीपोजिशन। क्या लगाते हैं उसके लिए, एट प्रीपोजिशन। और किसी बड़े स्थान से पहले, जहाँ पे कोई बड़ा स्थान हो, स्टेट हो, अपन का कोई बड़ी चीज आपको बताई जा रही है, तो उससे पहले हम लगाते हैं इन प्रीपोजिशन। क्या लगाते हैं, उससे पहले हम इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो मुझे पता लग गया गुरुजी कि तिलक नगर से पहले तो हमारा एट आना चाहिए और न्यू दिल्ली से पहले इन आना चाहिए। ये मैंने अपना प्रश्न को पढ़ के मेरे दिमाग में कंसेप्ट बैठा लिया। अब मैं ऑप्शन पे पढ़ के चलता हूँ कि ऑप्शन में है या नहीं है। इन नियर नहीं आएगा, एट इन, एट और इन, अरे दूसरे में मिल गया तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट है। इन और एट नहीं आएगा, नियर इन नहीं आएगा, तो ऑप्शन मुझे ऑप्शन फटाफट पता लग गया, खुद ऑप्शन ने आकर के कह दिया भाई उत्तर में हूँ। ठीक है, चलिए आया समझ में। यानी कोई भी हमारा जो छोटा प्लेस होगा उससे पहले एट लगेगा, बड़े प्लेस से पहले इन लगेगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक भरना है गुरुजी, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। ही गेव अस गुड ब्रेकफास्ट, और यहाँ दे रखा है मुझे द एन एन है वो, गुरुजी मुझे पता लग गया ये किसका है, ये आप मत बताइए, भले हमको पता लग गया कि ये आर्टिकल का है। किसका है, आर्टिकल का है। और आर्टिकल भी मुझे पता है क्या होते हैं, आर्टिकल भी हमारे क्या होते हैं, नाउन प्रोनाउन से यूज किए, नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किए जाते हैं आर्टिकल, वही डेफिनेट इंडेफिनेट ए एन और द। ठीक है, ये मुझे पता लग गया। ही गिव्स अस गुड ब्रेकफास्ट, ही गिव्स अस ए गुड ब्रेकफास्ट। यदि मेरे दोस्तों, यदि यहाँ पे गुड ना दे रखा होता, गुड यदि यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, यदि ये यहाँ पे अगर नहीं दे रखा होता तो हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ब्रेकफास्ट हो गया, हमारा लंच हो गया, डिनर हो गया, ठीक है, ब्रेकफास्ट हो गया, इनसे पहले अपन कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। और यहाँ पे गुड़ दे रखा है, और गुड़ हमारा जी क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, और बिफोर कॉन्सोनेंट हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं। बिल्कुल हमारा चौथा ऑप्शन हमारा सही है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर इनसे पहले अगर यहाँ पे गुड़ नहीं होता, ये गुड़ नहीं दे रखा होता तो हम कोई आर्टिकल नहीं लेते यहाँ पे, ठीक है, लेकिन गुड़ दे रखा है और गुड़ जी हमारा किसका साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन है वो हमारा, सॉरी ए आर्टिकल यहाँ पे आएगा, यानी चौथा नंबर है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, विच ऑप्शन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस पूरे ऑप्शन को क्या कर रहा है, सही साबित कर सके। देखें जरा, द ट्री इज सो टॉल, सो टॉल क्या आ रहा है, सो टॉल आ रहा है, और मुझे पता है सो के साथ में यदि मुझे कोई सेंटेंस कंप्लीट करना होता है तो दैट लगता है। क्या लगता है, दैट। ये मेरे दिमाग में, मैं बिल्कुल पहले तो वो मैं खुद ऑप्शन नहीं पढ़ता, पहले मैं खुद ही मैं देख लेता हूँ सो दैट आ रहा है, और सो दैट का हमारा क्या होता है, एक पेयर होता है, जोड़ा होता है, ठीक है। अब तो ये मुझे पता लग गया कि द ट्री इज सो टॉल, यानी पेड़ है वो बहुत लंबा है ना, लंबा है, सो आ रहा है, और तो सो और दैट का जोड़ा होता है। तो सबसे पहले सो और दैट वाले जोड़े को देखिए, ऑप्शन में सो दैट का जोड़ा किसमें नहीं है, पहले तो उनको हटाओ आप। सो दैट इसमें भी है, दैट इसमें भी है, और एंड और बट, बिल्कुल। चलो भैया ये हमने कर दिए, निकाल दिए, इनको हमने एलिमिनेट कर दिया, इनको हमने निकाल दिया। क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है सो और दैट का क्या होता है, एक पेयर होता है, यानी जहाँ सो आता है वहां दैट का यूज किया जाएगा, ठीक है। ये अपन सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट में अपन पढ़ते हैं इनको, सो और दैट का एक पेयर होता है। अब देखिए, द ट्री इज सो टॉल, पेड़ है वो बहुत लंबा है, दैट नो वन कैन क्लाइम इट, इसलिए कोई भी उस पर नहीं चढ़ सकता। The tree is so tall, the tree is so tall that no one can climb it, इसलिए कोई भी उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। बताइए, बिल्कुल बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, ठीक है, बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, सही अपन का। इसको देखेंगे अपन, द ट्री इज सो टॉल दैट वन हैज टू क्लाइम इट, यानी जो पेड़, जो अपन का पेड़ है वो इतना लंबा है
कि वन हैज टू क्लाइमेट की उस पर कोई एक है वो चढ़ पाया, मतलब वो नेगेटिव सेंस अपन को दे रहा है कि दैट ट्री इज सो टॉल, यानी पेड़ बहुत लंबा है इसलिए कोई भी उस पर नहीं चढ़ पाया। फर्स्ट ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। समझ में आया? चलें आगे, चलिए। He wondered where Anne was. Where Anne was, he had not seen her their quarrel. क्या कह रहा है देखना। He wondered, वे मतलब सोच में पड़ गया कि where Anne was के अने कहाँ थी। He had not seen her their quarrel, मतलब उसने क्या, लड़ाई, जब से हमारी लड़ाई हुई तब से मैंने उसको नहीं देखा था। मतलब quarrel हमारा क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम को वो कर रहा है शो, और यहाँ पे कोई टाइम नहीं दे रखा बेटा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। बट आपको यही तो पहचानना है, ये किसको कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है, यानी एक समय दिखा रहा है। क्वारल का मतलब क्या होता है सर? क्वारल का मतलब होता है झगड़ा, यानी जब से हमारा झगड़ा हुआ तब से मैंने एने को नहीं देखा, मैं इस बात को लेके सोच में था, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम बताता है तो हमारा क्या था, सिंस और फोर यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं? सिंस और फोर। अब बात ये आ रही है कि सिंस और फोर में क्या यूज करें। क्या आपको फिक्स समय बता रखा है कि जब से मेरा झगड़ा हुआ है? बिल्कुल पता है कि जब से झगड़ा हुआ है ना तब से मैं उसको नहीं देखा, इस बात को लेकर मैं सोच में हूँ। तो सिंस बिल्कुल निश्चित समय बता रहा है कि झगड़ा हुआ जब से नहीं देखा है, तो क्या आएगा हमारा, फोर आएगा क्या? नहीं। ड्यूरिंग नहीं, बाय नहीं, सिंस हमारा राइट आंसर होगा। तो क्या आएगा, सिंस देयर क्वारल, जब से यानी लड़ाई हुई है ना तब से मैंने उसको नहीं देखा। चलिए, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच। देखिए, एक प्रश्न आपको इनडायरेक्ट स्पीच का आपको 101% आपको मिलने वाला है, बॉयज का मिले नहीं मिले बट आपको नरेशन से मिलने वाला है। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच, और ये वाला आपका इसका बनाना है, ठीक है। अब पहले मैं ऑप्शन को एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, आपके जो ऑप्शन है इनका एनालिसिस नहीं कर रहा, पहले मैं इसका सीधा सीधा पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। देखिए, सी सेड यू कैन सिट हियर तारा, सी सेड उसने किससे कह रहा है, सी सेड, सी यहाँ सब्जेक्ट है, कह किससे रही है, तारा से, और तारा ऑब्जेक्ट है। सी सेड तारा यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकती हो, उसने तारा से कहा तुम यहाँ बैठ सकती हो। तो सी हमारा सब्जेक्ट, तारा हमारा ऑब्जेक्ट। अब कंफ्यूज ये नहीं होना कि गुरुजी तारा यहाँ पीछे क्यों पटक दिया, अरे भाई कहीं दे दे, हमको क्या मतलब है, आप तो सेंस निकालिए कि उसने किससे कह रही है, तारा ऑब्जेक्ट है हमारी यहाँ पे। तो और ये कैसा है हमारा, बिल्कुल असर्टिव है, तो मैं इसको किसमें बदलूंगा, टोल्ड में बदलूंगा, टोल्ड में बदलूंगा, किसमें बदलूंगा, टोल्ड में। अब यहाँ सैड का सैड ही मत रहने देना कि गुरुजी ने तो न्यों कही कि सैड को सैड ही देखो जब ऑब्जेक्ट नहीं हो भाई, तो कहीं आप इन दोनों को तो डिलीट कर दो और इस वाले ऑप्शन को सैड को सैड है, और पहले ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऐसा मत कर देना भाई, ऑब्जेक्ट दे रखा है इसमें, सी सैड तारा, उसने तारा से कहा, इसलिए सैड किसमें चला जाएगा, टोल्ड में चला जाएगा। चलिए टोल्ड में बदलते हैं, सी टोल्ड तारा। अब मुझे पता है असर्टिव है तो कनेक्टिव लगेगा मेरा दैट, बिल्कुल यहाँ तक मेरा बिल्कुल सही है। अभी मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, क्या है क्या नहीं है। यू कैन सिट हेयर, दैट यू कैन सिट हेयर, क्या कह रहा है, यू कैन सिट हेयर, यू कौन सा पर्सन है गुरुजी, यू कौन सा पर्सन है, आई और भी हमारे फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, यू हमारा सेकंड पर्सन है, और हम जानते हैं गुरुजी आपने हमको सिखाया था, नरेशन पढ़ाए थे जब, कि यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसका मतलब प्रोनाउन संबंधी चेंज होना जरूरी है इसमें, है ना, प्रोनाउन संबंधी चेंज। शी टोल्ड तारा, अब तारा हमारे किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारी, उसने तारा से कहा, यानी शी हम इसको मान रहे हैं। तारा वैसे मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है, लेकिन तारा हम इसको कह रहे हैं, तो शी। कैन किस में बदलेगा, कोड में बदलेगा, पास्ट में कैन को किस में बदलते हैं, कोड में। सिट का सिट ही रहेगा, और हेयर चेंज हो जाएगा किसमें, देयर में, हेयर चेंज हो जाएगा किसमें, देयर में। तो ये भाई साहब आपका बन के आ गया आपका नरेशन। अब आप इसको देखिए कि ये हमने जो बनाया ये हमारा मिल रहा है नहीं मिल रहा। सी, इसको आप ऑप्शन का एनालिसिस करके देखिए, आप सी सैड, ठीक है, सी सैड, अब भाई ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसने तो टोल्ड में नहीं बदला, हटाओ इसको, टोल्ड में इसने बदल रखा है, इसमें बदल रखा है, इसमें नहीं बदल रखा है, इसको भी हटा दो। अब इनमें से आंसर करो। शी टोल्ड तारा, इसमें कनेक्टिव नहीं है, छोड़ो। शी टोल्ड तारा दैट शी कुड सिट हियर, शी टोल्ड तारा दैट शी कुड सिट हियर, बिल्कुल सही है गुरुजी। अब हम पहचानना सीख गए, हमको इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर नियम आपके क्लियर है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो डायरेक्ट एनालिसिस कर लो, सीधा सीधा पता लग रहा है, यहाँ नहीं बदला, टोल्ड में नहीं बदला, इसको हटा दो, इसमें नहीं बदला, इसको हटा दो, बिल्कुल छोड़ो, इसमें कनेक्टिव नहीं, इसको हटा दो, आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ गया, बनाने की जरूरत ही नहीं है पूरे को। चलिए, सिनोनिम ऑफ
वेस्लेज, वेस्लेज का मतलब मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, वेस्लेज का मतलब होता है किसी की गुलामी, अधीनता। और यहाँ पे आपका फाइंड आउट करवा रहा है सिमिलियर वर्ड यानी सिनोनिम। क्या फाइंड आउट करवा रहा है आपसे? सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है गुरुजी? सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। सिनोनिम का क्या मतलब होता है? पर्यायवाची आपको देखना है। देखिए, कॉलोनी नहीं, बॉन्डेज, फ्रीडम, फ्रीडम माने स्वतंत्रता, पोस्ट कॉलोनियल नहीं होगा, यानी इसमें मुझे पता लगा गुलामी का जो है वो क्या होगा? बॉन्डेज होगा, क्योंकि बॉन्डेज यानी मैं किसी की बॉन्डेज में नहीं हूँ, मैं किसी की अधीनता में नहीं हूँ, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बॉन्डेज होगा। लास्ट हमारा जो प्रश्न है, कई बार ये हमारे इसको पढ़ चुके हैं और कई बार ये हमारी चर्चा में रह चुका है कि फाइंड द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, यानी ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी करेक्ट स्पेलिंग है। कल हमकी लाइव क्लास में भी हमने इसकी चर्चा की थी और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हर बार जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ये जाता है। देखो ये जो स्पेलिंग है वो है हमारी लेफ्टिनेंट की, लेफ्टिनेंट की, लेफ्टिनेंट की क्या है? ये हमारी राइट स्पेलिंग है। और इसको याद आपको कैसे रखना है कि LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट की ये हमारी राइट है, ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। बिल्कुल आप इसको याद रखोगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो है ना वो हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। क्या है? ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है लेफ्टिनेंट की। अब इसमें देखेंगे LIEUTENANT, ये हमारी लेफ्टिनेंट की करेक्ट है। लेफ्टिनेंट गलत, लेफ्टिनेंट गलत, ल्यूटनेंट गलत। तो राइट स्पेलिंग कौन सी है? लेफ्टिनेंट की हमारी राइट स्पेलिंग है, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ये सही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तैयारी के साथ में आपका जो सेकंड मॉडल पेपर है वो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको जो हमारी क्लास है बहुत शानदार अच्छी लग रही होंगी। तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ जिस तरीके से हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आप हमको भी इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ में इनको बिना कहे शेयर कर दिया करो। आपके एक शेयर से क्या होगा? आपके एक शेयर करने से, एक कमेंट करने से, यही हमारा मोटिवेशन है। इससे हमको क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है कि स्टूडेंट जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, उनको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ठीक है? और इसी तरह हम आपके लिए अब रेगुलर इंग्लिश की क्लास, जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी, बिल्कुल हम आपका शिक्षा सोपान की जो पूरी टीम है वो आपके लिए पूरे प्रयास कर रही है, बिल्कुल आपके साथ हैं हम, ठीक है? बिल्कुल आपको घबराने की, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल इंग्लिश में आपका बिल्कुल भी एक भी प्रश्न सही गलत नहीं होगा, बिल्कुल एक भी प्रश्न आपका बिल्कुल गलत नहीं होने दूंगा मैं, बशर्ते आपको जो मॉडल पेपर हमारे चल रहे हैं रेगुलरली देखने, ठीक है? और बिल्कुल इनका एक अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।